नमस्कार साथियों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन भारत की नदी तंत्र पढ़ रहे थे। भारत की नदियां जो है इसमें अपन ने दो भागों में विभाजित कर रखा। इसमें से अपन पहला जो भाग पढ़ रहे हैं उत्तर भारत की नदियां, यानी पहला खंड अपन ने पढ़ना शुभारंभ कर दिया है। उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत की नदियां। और उत्तर भारत की नदियां जो है इसमें भी जो है अपन सिंधु नदी तंत्र जो है इसके बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर भारत की नदियां जो है इन्हीं नदियों को एक और नाम से जाना गया है कि हिमालय, यानी कि हिमालय की नदियां। उत्तर भारत की नदियों को ही हिमालय की नदियों के नाम से भी संबोधित किया गया है। और इसमें अपन तीन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से आपने पढ़ना शुभारंभ कर दिया नंबर 1 पे जो है सिंधु नदी, यानी पहले नंबर पे अपन सिंधु नदी पढ़ रहे थे। सिंधु के बाद में फिर अपन यहाँ पर गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और गंगा नदी के बाद में अपन ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें से अपन ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ना शुभारंभ कर दिया है। और सिंधु में भी आज अपन सिंधु की सहायक है, आज की जो क्लास है वो कौन सी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सिंधु की सहायक, कि सिंधु की सहायक नदियां जो है इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यानी पिछली क्लास में अपन ने ये देखा साथियों कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ। सिंधु का उद्गम बोखर हिमनद मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ था। सिंधु नदी की कुल लंबाई के बारे में पढ़ा, भारत में लंबाई के बारे में पढ़ा, सिंधु की पाकिस्तान में कौन कौन सी सहायक नदियां, भारत में कौन सी सहायक नदियां, तिब्बत में कौन सी सहायक नदियां, ये पढ़ा अपन ने। अब आज से अपन सिंधु की सहायक नदियां पढ़ना शुभारंभ कर रहे हैं। और सहायक नदियों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पंचतंत्र वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, सिंधु की सहायक नदियां जो है इसमें सबसे पहले पंचतंत्र के बारे में बात करेंगे। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र में कौन कौन सी नदियां आएगी, तो यहां पर नदी का नाम लिखिएगा आप झेलम। एक तो आपकी नदी कौन सी, झेलम। झेलम के बाद में अपन पढ़ेंगे यहां पर चिनाब, झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, चिनाब के बाद में यहाँ पर रावी, रावी के बाद में यहाँ पर व्यास, और व्यास के बाद में जो है यहाँ पर ये नदी कौन सी, तो ये सतलज। यानी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां जो है ये मिलकर बनता है पंचतंत्र। तो अपन सिंधु की सहायक नदियों में सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है पंचतंत्र। और पंचतंत्र में भी अपन आज झेलम नदी जो है यहां से शुरुआत करेंगे। अपन एक एक करके पढ़ेंगे। झेलम, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद में सतलज। ठीक है, और इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे जिस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं उस नदी का नाम आप यहाँ पे लिखिएगा झेलम, झेलम नदी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि झेलम नदी का उद्गम कहां से हुआ, झेलम नदी का अंत कहां पे होगा। एक एक पॉइंट से पॉइंट अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर भारत का मानचित्र जो है वो लेकर अपन आते हैं। सबसे पहले यहां पर भारतीय मानचित्र को लेकर आते हैं और इसमें देखते हैं कि झेलम नदी जो है वो कहां से बहकर आती है। ये अपना भारतीय भूभाग, ठीक साहब। इस भारतीय भूभाग में जो है ये हो गया अपना भारतीय भूभाग। आप देखोगे साथियों अपन एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसके उद्गम अंत की ओर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यहां पर आपने सबसे पहले तो एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था सिंधु। यहां पर मानसरोवर झील के निकट बोकरचू हिमनद यानी ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी इस प्रकार से बहते हुए जो है ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाकर कराची के निकट अरब सागर में इसका अंत हो जाता है। यानी ये जो नदी आपने पढ़ी है इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु है। सिंधु की सहायक नदी यानी सिंधु कहां पर जाकर मिल रही है, तो सिंधु जो है ये कराची के निकट अरब सागर, यानी सिंधु नदी का जल जो है ये कहां पे पहुंचा है, तो ये अरब सागर की स्थिति बन रही है। यहाँ पर ये अरब सागर में जाकर मिली है साहब। आज अपन इसी सिंधु की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस नदी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं ये नदी है आपके कौन सी, कि झेलम। झेलम नदी यहां से कुछ इस प्रकार से बहते हुए ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये पहुंचेगी पाकिस्तान में।
ठीक है। और फिर ये नदी जो सीधी जाकर न मिलकर इसमें हिमाचल प्रदेश से एक नदी बहकर आएगी जो जम्मू कश्मीर से इस प्रकार से ये पाकिस्तान में जाएगी और झेलम नदी के जल को लेते हुए ये पहुंचेगी मिथनकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी पे। यानी यहां पर ये जो नदी है इस नदी का नाम रहेगा चिनाब। ये आपकी नदी कौन सी है? चिनाब। और अपन जिस नदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो नदी ये है झेलम नदी। इस झेलम नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी झेलम का जल सिंधु में सीधा नहीं आएगा, झेलम का जल चिनाब में आएगा, चिनाब के माध्यम से ये पहुंचेगी सिंधु नदी में। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता जो आपने झेलम नदी लिखी है, इस झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान दीजिए, झेलम नदी का उद्गम जो है ये उद्गम होगा बेरीनाग। बेरीनाग, ये बेरीनाग आप इसे झील कह सकते हो, बेरीनाग झील कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो बेरीनाग झरना। बेरीनाग झील या बेरीनाग झरना ये कहां पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग झील या बेरीनाग झरना जो है ये कौन सी जगह पर है? तो ध्यान दीजिए, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलो, तो उद्गम हो गया बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, यानी कि ये कहां पर है? तो ये बेरीनाग झील कहो या बेरीनाग झरना कहो, जम्मू कश्मीर में। और यहां से इस नदी के अंत की अगर अपन बात करें कि नदी का अंत कहां पर है, तो ध्यान दीजिए, इसका अंत होगा जंग नामक स्थान। ये जंग नामक स्थान है। ये जंग नामक स्थान जो है ये कहां पर है? तो जंग नामक स्थान पाकिस्तान में। ये जंग नामक स्थान जो है ये कौन सी जगह पर है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है भाई। ठीक है, मैं इस नदी को दो जगह डायग्राम बना रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। झेलम नदी के बारे में अपन बात करें, सबसे पहले आपसे पूछा कि झेलम नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो आपने बताया बेरीनाग झील को या बेरीनाग झरना को, जम्मू कश्मीर में। अंत कहां पर हुआ? तो अंत हुआ जंग नामक स्थान है, और ये कहां का है? तो पाकिस्तान में। लेकिन किस नदी पे जाके मिल रही है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जाके मिलेगी चिनाब नदी पर। चिनाब नदी जो है इस चिनाब नदी पर जाकर ये मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुल लंबाई की बात करें तो उद्गम से अंत तक इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई जो है वो रहेगी 724 किलोमीटर। ये नदी कुल कितने किलोमीटर लंबी है? तो 724 किलोमीटर। यानी साथियों ये है कि जहां से इसका उद्गम हुआ वहां से लेकर इस अंत तक इसकी कुल लंबाई, उद्गम से लेकर अंत तक इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर है। और भारत में लंबाई की अगर बात की जाए कि भारत में, यानी भारत में लंबाई, तो भारत में इस नदी की लंबाई कितनी रहेगी? तो भारत में लंबाई रहेगी 400 किलोमीटर। का भारत में लंबाई कितने किलोमीटर है? 400 किलोमीटर। यानी उद्गम से लेकर अंत तक कुल लंबाई तो कितनी हो गई? 724 किलोमीटर हो गई। भारत में लंबाई कितनी हो गई? तो 400 किलोमीटर हो गई। प्रवाह क्षेत्र की अगर अपन बात करें कि ये नदी कहां कहां पर बहती है, तो प्रवाह क्षेत्र, ध्यान दीजिए, प्रवाह क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा तो यह बहेगी भारत में। यानी भारत व पाकिस्तान जो है यहां पर यह नदी बहती है। तो भारत और पाकिस्तान में बहती है। और भारत में प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए, यानी भारत में किस राज्य या केंद्र में बहती है? तो भारत में प्रवाह, तो भारत में प्रवाह क्षेत्र के बारे में पूछा गया तो उसमें आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। तो भारत में कौन सी जगह पर ये नदी बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बहेगी। यानी देखो, बात हो रही साथियों अपने कौन सी, अपन पढ़ रहे हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां। सहायक नदियों में सबसे पहले अपने पंचतंत्र को चुना है। पंचतंत्र जो है उसमें से अपने 5 नदियां पढ़नी, जिसमें अपन झेलम नदी से शुरुआत कर रहे हैं। झेलम नदी उद्गम बेरीनाग झील कहो या बेरीनाग झरना है जो जम्मू कश्मीर में, अंत जंग नामक स्थान पाकिस्तान में। कुल लंबाई 724 किलोमीटर, भारत में लंबाई 400 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र भारत पाकिस्तान, और भारत में प्रवाह क्षेत्र जो है वो कौन सी जगह पर है? तो जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं कि इस नदी जो है कि इसे और भी नाम से जानते हैं। यानी इस नदी के अगर उप नाम की चर्चा करें कि झेलम नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं वितस्ता। इसे वितस्ता नदी भी कहा जाता है। यानी झेलम जो नदी है इसी नदी को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। झेलम को वितस्ता के नाम से जानते हैं, और यह नदी अंतरराष्ट्रीय झेलम नदी
झेलम नदी जो है कि झेलम नदी 170 किलोमीटर, झेलम नदी 170 किलोमीटर भारत व भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बनाती है। ठीक है, यानी कि ये नदी जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कहां से कहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो स्थान दे रखा है ना, इस जगह का नाम, यहां पर ये स्थान है, इस स्थान का नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया मुजफ्फरा, मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद जो है यहां से लेकर मीरपुर के मध्य, यानी ये जो स्थान है इस जगह का नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया मीरपुर। इन दोनों स्थानों के बीच में जो है ये 170 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर के मध्य जो है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से, 170 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये कहां से कहां तक है? तो इस स्थान का नाम है मुजफ्फराबाद। इस मुजफ्फराबाद जो है, इस मुजफ्फराबाद से मीरपुर के मध्य, मीरपुर, मीरपुर के मध्य जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक मूवी देखी होगी आपने बहुत समय पहले, बजरंगी भाईजान के नाम से एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा। उस फिल्म का जो सबसे अंतिम सीन होता है, जब हीरो नदी के बीच में खड़ा होता है और एक तरफ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जन, और एक तरफ भारतीय सेना, भारतीय जो है व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं, और बीच में एक छोटी सी लड़की जो आवाज लगाती मामा। वो फिल्म जो है वो झेलम नदी का ही दृश्य उस पर प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दीजिए, झेलम नदी उद्गम बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, अंत जंग नामक स्थान पाकिस्तान, कुल लंबाई 724 किलोमीटर, भारत में लंबाई 400 किलोमीटर, प्रवाह क्षेत्र भारत पाकिस्तान, भारत में प्रवाह क्षेत्र जम्मू कश्मीर। नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्राचीन समय में इसे वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। और झेलम नदी 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कहां से कहां तक? तो मुजफ्फराबाद से मीरपुर के मध्य। अब आगे चलते हैं यहां से अपन कि झेलम नदी जो है इस पे कौन सी झील आती है, इस पे कौन सी परियोजना आती है, इसके किनारे कौन से नगर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार तो पहले ये देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र है, और इन पहाड़ी क्षेत्रों पे ये झरना आपका बेरीनाग है, यानी कि यहाँ पर जो है ये बेरीनाग जल प्रपात है। एक जल प्रपात है जिसका नाम है बेरीनाग, ये लीजिए यहाँ पर ये जो जलप्रपात है इसका नाम क्या है? इसका नाम रहेगा बेरीनाग झरना। ये बेरीनाग क्या हो जाएगा? तो ये बेरीनाग झरना हो जाएगा। कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी बेरीनाग जलप्रपात का जल जो है वो यहाँ पर एक झील में इकट्ठा होता है, और इस झील का नाम क्या है? तो इस झील का नाम बेरीनाग झील, यानी ये आपकी झील हो गई। और इस झील को किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं बेरीनाग, यानी बेरीनाग झील हो जाएगी। और बेरीनाग झील कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में। क्या बेरीनाग झील कहो, बेरीनाग जलप्रपात को, ये कहां हो गया? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है भाई, तो यहां से इस जगह से आपकी झेलम नदी का उद्गम होता है। ये झेलम नदी इस प्रकार से बहते हुए जो है ये श्रीनगर से होते हुए ये पहुंचेगी आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाएगी, और यहां से सीमा बनाकर ये पाकिस्तान में जाएगी, फिर ये नदी पे जाके मिल जाएगी आपके किसमें? चिनाब नदी में। यानी इसी झील का जल जो है ये इकट्ठा होता है और झेलम नदी का रूप लेता है। श्रीनगर से होते हुए ये बहते हुए जो है बारामुल्ला आएगा, बारामुल्ला से बहते हुए उरी, और उरी से बहते हुए ये मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से बहते हुए ये जो है साथियों आपकी कौन सी जगह पर? तो ये पहुंचेगी मीरपुर। और मीरपुर से बहते हुए ये नदी जो है ये इस प्रकार से पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जाकर ये मिल जाएगी किसमें? चिनाब नदी में। यानी इधर से बहकर आने वाली नदी कौन सी हो गई? तो ये नदी हो जाएगी चिनाब।
और चिनाब नदी के माध्यम से इस नदी का जल जो है वो आगे जाएगा और आगे जाकर, यानी साथियों ये नदी कौन सी हो गई, तो इस नदी का नाम है चिनाब है। और चिनाब नदी जो है ये आगे जाकर किस नदी पे मिल रही है, तो ध्यान दीजिए चिनाब नदी ही जो है वो आगे चलकर आपकी किस नदी पे मिल जाती है, तो ये नदी मिल जाएगी सिंधु में। भाई अपन आखिरकार पढ़ किसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, तो अपन बात यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियों की ही अपन चर्चा कर रहे हैं। बस फर्क इतना सा है कि ये झेलम नदी का जल जो, यानी झेलम नदी जो है इसका जल जो है वो सीधा सिंधु पे नहीं मिलता है, ये पहले चिनाब पे मिलता है और चिनाब के माध्यम से ये जल पहुंचता है आपके कौन सी जगह पर, तो ये पहुंचेगा सिंधु में। और अपनी चिनाब नदी पे जिस जगह पर ये मिल रही है उस जगह का नाम क्या लिखा अपन ने, तो यहाँ पर लिखा जंग। जंग, और जंग कौन सी देश का है, तो ये पाकिस्तान में, यानी जंग पाकिस्तान में जो है ये नदी चिनाब नदी पे मिल रही है। तो अपने उद्गम हो गया, नदी कौन सी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपके झेलम, ये झेलम नदी की बात हो रही है। झेलम का उद्गम बेरीनाग झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर। झेलम का अंत कहां पर, जंग नामक स्थान पाकिस्तान। उद्गम से अंत तक झेलम की कुल लंबाई कितनी, 724 किलोमीटर, ये इस नदी की कुल लंबाई है। और भारत में लंबाई कितने किलोमीटर, तो भारत में लंबाई इसकी लिखी अपने 400 किलोमीटर। वापस बता रहा हूं वही कहानी, झेलम नदी, उद्गम बेरीनाग झील, अंत इसका जंग नामक पाकिस्तान, कुल लंबाई 724 किलोमीटर, भारत में लंबाई 400। फिर इस झेलम नदी पर जो है, इसी नदी पर यहां पर एक जलाशय आता है और इस जलाशय का नाम क्या है, तो इसका नाम है अनंतनाग। ये कौन से नाग के नाम से जानी जाती झील, तो इस झील का नाम है अनंत। ये आपके अनंतनाग है। और अनंतनाग झील जो है ये कौन सी जगह पर है, तो अनंतनाग झील आपके जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर। पुरानी कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि अनंतनाग जब शिव भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए लेकर जाते हैं तो रास्ते पे अपने सारे नागों को जो अनंतनाग छोड़कर जाते हैं। और जो भगवान शिव का जो बेल होता है, इसी अनंतनाग से आगे एक पहल गांव आता है, वहां पर बेल को छोड़ा जाता है। और चांद चंद्रमा जो होता है उसको चंदवाड़ी नामक स्थान पर छोड़ा जाता है। और जो शेष नाग है उसको आगे चलकर एक शेष नाग नामक झील आएगी, वहां पर छोड़ा जाएगा। और उसको कहा जाता है कि आप यहाँ से किसी को भी आगे प्रवेश मत करने देना। ठीक है, चलो वो पुरानी पुरानी कथा के अनुसार अपन वहां पर बात कर रहे हैं। और ये आपके कौन सा सागर हो गया, तो ये सागर हो जाएगा आपके अरब सागर। ये लीजिए, ये कौन सा सागर हो गया, अरब सागर हो गया। अब झेलम नदी जो है इसकी एक और विशेषता, इस अनंतनाग के बाद में जो है यहाँ पर एक और इसमें जलाशय है। और ये जो झील है, इस झील का नाम क्या है, तो इस झील का नाम हुल्लर झील है। ये आपकी झील कौन सी रहेगी, तो इस झील का नाम रहेगा उल्लर झील रहेगी। यहाँ पर उल्लर झील हो गई। और उल्लर झील के अलावा यहाँ पर इसी नदी पर एक नगर बसा हुआ, यानी इस नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ। और उस नगर का नाम क्या है, तो उस नगर का नाम श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो इसी झील के किनारे स्थित है। श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर श्रीनगर। और इसी श्रीनगर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं झीलों की नगरी। इसे क्या कहा जाता है, तो इस नगर को कहा जाता है भाई झीलों की नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। देखो अलग अलग राज्य क्षेत्र में अपने अपने राज्यों की अलग अलग नगरी होती है। जैसे हमारे राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा जाता है। वैसे ही पूरे भारत के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। जबकि झीलों का देश अगर पूछा जाए तो वो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, ये उल्लर झील रहेगी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर भी जम्मू कश्मीर। इसी के अलावा यहाँ पर ये एक बांध हो जाएगा। और ये बांध जो है, इस बांध का नाम क्या है, तो इस बांध का नाम रहेगा उरी। यानी ये कौन सा डैम रहेगा, तो ये इस बांध का नाम रहेगा उरी डैम। ये कौन सा है, तो उरी बांध। ये उरी बांध जो है ये कौन सी जगह पर है, तो उरी बांध ये भी जम्मू कश्मीर में। उरी बांध कहां पर है, जम्मू कश्मीर। और इससे पहले एक और स्थान का नाम आएगा यहाँ पर, ये जगह जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम बारामुल्ला।
ये बारामुल्ला आपने जरूर नाम सुना होगा। जब अपन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 पढ़ते हैं तब अपन को मैं बताता हूं कि उरी, बारामुल्ला, श्रीनगर, कारगिल, लेह लद्दाख से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 आता है। तो अब मैं जिस पॉइंट की चर्चा करने वाला हूं उस पे ध्यान दीजिए। यहां पर बात यह है प्यारे बच्चों कि ये अनंतनाग से अनंतनाग से लेकर बारामुल्ला के मध्य, अनंतनाग से लेकर बारामुल्ला के मध्य जो है यानी यहां तक, अनंतनाग से लेकर बारामुल्ला के मध्य इस नदी पर नौकायन संचालन भी होता है। यानी इसी अनंतनाग से इस बारामुल्ला के बीच में जो है इस नदी पर किसका संचालन होता है? तो नाव यानी नौकायन संचालन भी होता है। साथियों मैं वापस इस तरफ आ रहा हूं। यहां पर बात क्या हुई? नदी का उपनाम क्या? तो इसे वितस्ता नदी के नाम से जानते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब अगली विशेषता यहां लिख रहा हूं। अगली विशेषता क्या होगा? यानी इस नदी पर ध्यान देना, इस नदी इस नदी पर इस नदी पर अनंतनाग से इस नदी पर अनंतनाग से अनंतनाग से बारामुल्ला के मध्य, बारामुल्ला के मध्य, बारामुल्ला के मध्य नौकायन संचालन भी होता है, भी होता है। एक पॉइंट ये भी याद रखो, मतलब कि अनंतनाग से बारामुल्ला के बीच में जो इस नदी पर नावों का संचालन, मतलब कि नौकालन नौकायन संचालन भी होता है। आगे लिखते हैं, इस इस नदी का मतलब समझ रहे हो? झेलम। इस नदी पर अनंतनाग 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 झील, एक और झील का नाम लिखिए उल्लर झील, व उरी बांध, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस नदी पर ये जलाशय हो गए। आगे लिखते हैं, यहां पे मैं आपको एक नोट पे लिखवा रहा हूं। नोट पे आपको क्या लिखना है? उल्लर झील, उल्लर झील, उल्लर झील भारत की उल्लर झील भारत की सबसे बड़ी उल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। यानी उल्लर झील जम्मू कश्मीर जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इस प्रकार अपन कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम सुपीरियर झील आता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कृत्रिम में क्या होगा? मानव के द्वारा निर्मित। प्राकृतिक में क्या होगा? स्वतः प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील अगर कोई पूछी जाए तो उस झील का नाम क्या होगा? तो उस झील का नाम होगा उल्लर झील। आगे देखते हैं, झीलों की नगरी। अगला पॉइंट क्या होगा? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी झीलों की नगरी किसे कह रहे हैं? तो झीलों की नगरी श्रीनगर। झीलों की नगरी श्रीनगर जो है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। झीलों की नगरी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी याद रखिए, बसा हुआ है। झीलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं जो आपके कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, यहां से अपन वापस आगे बढ़ते हैं और ये जो अपन नदी पढ़ रहे हैं यहां पर ये पॉइंट अपन पहले लिख चुके हैं कि यहां से, इस जगह से, यानी यहां से ये जो पॉइंट है ये आपके कौन सा स्थान हो जाएगा? तो इस जगह का नाम मुजफ्फरा
मुजफ्फराबाद, ये आपके मुजफ्फराबाद है। इस मुजफ्फराबाद से यहां तक आप जो है ये स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इस जगह का नाम होगा मीरपुर। मुजफ्फराबाद से मीरपुर जो है इसके बीच में ये प्राकृतिक सीमा बना रहा है, जैसा कि मैंने आपको लिखवा दिया कि यहाँ से यह जो है ये प्राकृतिक सीमा बनाता है। एक तरफ इसके क्या हो जाएगा भारत, एक तरफ इसके पाकिस्तान। मतलब ये है साथियों कि अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ये कौन सी स्थिति दिखाई देगी, तो इस तरफ तो आपके भारतीय भूभाग, इस तरफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान। और कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। और इसी जब अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा होता है उसी समय यहाँ पर एक छोटा सा बांध भी बना हुआ है। और इस जो ये बांध बना हुआ इसका नाम क्या, मंगला झील। यानी यहाँ पर कौन सी झील है, तो ध्यान रखना मंगला, ये मंगला जलाशय, मंगला जलाशय का, मंगला जलाशय का संबंध जो है वो भी आपकी कौन सी नदी से है, तो झेलम नदी से संबंधित। यानी भारत पाकिस्तान की सीमा पर इसमें एक छोटा सा जलाशय जिसे मंगला जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और देखते हैं इसमें परियोजना कौन कौन सी है। तो ये जो झेलम नदी है इस पे परियोजना, यानी झेलम झेलम नदी, झेलम नदी पर, झेलम नदी पर एक तो परियोजना का नाम कौन सा, तुलबुल, ये तुलबुल परियोजना। यानी झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना जो है ये कौन सी राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। कि झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना के अलावा उरी परियोजना, उरी प्रथम परियोजना, उरी प्रथम परियोजना, और साथ ही साथ में उरी सेकेंड परियोजना, उरी सेकेंड परियोजना। यानी कि झेलम नदी जो है इस पे ये अलग अलग परियोजना भी जो है ये कौन से राज्य क्षेत्र में है, तो ये तीनों की तीनों परियोजनाओं का संबंध आपके जम्मू कश्मीर, ये सारी परियोजनाएं जो ये कौन से राज्य क्षेत्र में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में स्थित है। यानी इस नदी पर एक तो आपके कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना, एक कौन सी उरी प्रथम परियोजना, एक कौन सी उरी सेकंड परियोजना। इन तीनों परियोजनाओं का संबंध झेलम नदी से है। और राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा रहेगा, जम्मू कश्मीर राज्य। अब आजकल तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलो ये झेलम नदी पर जो है अपने यहाँ पर परियोजनाओं की भी अपने बात की। अब इसी झेलम नदी जो है, देखो एक पॉइंट यहाँ पर झेलम का उप नाम मैंने लिखवाया था कि झेलम नदी का उप नाम क्या है, तो ध्यान दीजिए झेलम का नाम रहेगा वितस्ता, वितस्ता, ये वितस्ता नदी। झेलम नदी का उपनाम क्या है, तो इसे वितस्ता के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि झेलम की सहायक नदियां पूछे। हालांकि झेलम खुद चिनाब की सहायक नदी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम, झेलम की सहायक, कि झेलम की सहायक, सहायक नदियों के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर दो नदियों के नाम आप याद रखना। एक तो झेलम की सहायक नदी कौन सी है, तो सहायक नदी का नाम लीदर, लीदर नदी। झेलम की सहायक नदी कौन सी, लीदर। और एक सहायक नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम रहेगा किशन गंगा। ये लीजिए झेलम की सहायक नदी एक तो लीदर है और एक सहायक नदी का नाम क्या है, तो यहाँ पर किशन गंगा नदी है, ठीक है। लीदर नदी, किशन गंगा नदी। ये जो लीदर नदी जो है ये कहाँ से आ रही है, तो ये बह के आ रही है शेषनाग झील से। इस नदी का उद्गम, यानी इस नदी का उद्गम जो है ये कहां से बहकर आ रही है, तो इस नदी का उद्गम शेषनाग झील से है, शेषनाग। यानी इस नदी का उद्गम शेषनाग झील जो है, झील से, शेषनाग झील सेक्टर जो है वहां से ये नदी बहकर आ रही है। एक पॉइंट ये याद रखना। इसके अलावा दूसरा बिंदु ये याद रखना कि किशन गंगा नदी जो है, इस किशन गंगा नदी पर, यानी कि इस नदी की अगर बात की जाए, इस नदी पर, इस नदी पर किशन गंगा परियोजना है। इस नदी पर कौन सी परियोजना, तो यहाँ पर किशन गंगा परियोजना। ध्यान दीजिएगा किशन गंगा परियोजना जो है ये कौन से राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में। बुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना भारत पाकिस्तान के मध्य ये एक प्रकार से विवादित परियोजना है भाई। बुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य एक प्रकार से विवादित परियोजना है। ये जो जगह है इस जगह का नाम क्या है, तो यहाँ पर मिलता है ये मिथन कोट है।
ये कौन सी जगह पर है? मिथनकोट। और मिथनकोट जो है ये कहाँ का है? तो ये पाकिस्तान का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदियों में जो पंचतंत्र अपन पढ़ रहे थे, उस 5 नदियों में से अपन ने एक नदी के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ा है। मैं आपको वापस दोहरा रहा हूं साथियों, देखिए अपन पढ़ रहे हैं भारत की नदियां। भारत की नदियों में उत्तर भारत की नदियां, जिसे अपन हिमालय की नदियां भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? हिमालय की नदियां। जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ना है। इसमें सिंधु पढ़ी अपन ने, और आज की क्लास में सिंधु की सहायक नदियां पढ़नी है अपन को। सिंधु की सहायक नदियों में अपन ने पंचतंत्र के बारे में पढ़ना, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज पढ़नी। अब इसमें से झेलम का उद्गम बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, अंत जंग नामक स्थान पाकिस्तान, कुल लंबाई 724, भारत में लंबाई 400 किलोमीटर, प्रवाह क्षेत्र भारत पाकिस्तान, भारत में प्रवाह क्षेत्र कहां पर? तो जम्मू कश्मीर। नदी के उपनाम तो वितस्ता, ये भारत पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। और साथ ही साथ अपने देखा कि इस पे अनंतनाग से बारामूला के मध्य नौकायन, यानी एक स्थान झील आपके अनंतनाग, वहां से लेकर बारामूला के बीच तक जो है इस नदी पर नौकायन संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ इस नदी पर अनंतनाग झील है, उल्लर झील है और उरी बांध है, जो कहां पर है? तो ये सारी की सारी विशेषता आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। उल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक प्रकार से प्राकृतिक झील होगी। झीलों की नगरी, ये झीलों की नगरी किसे कह रहे हैं? तो झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है, जबकि झीलों का देश मैंने आपको बताया फिनलैंड को कहा जाएगा। इसमें परियोजना तुलबुल परियोजना, उरी सेकंड परियोजना जम्मू कश्मीर में है। सहायक नदियां कौन सी? लेदर और किशन गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। और ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, यानी ये कैसे दिखाई देती है इससे। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो चिनाब नदी है, यानी कि यहाँ पर ये चिनाब नदी, जैसे इस चिनाब नदी को मैंने आपको यहाँ पर बना दिया, ये चिनाब नदी होगी, ठीक है। तो चिनाब और इस दोनों के बीच का जो दोआब है, इस दोआब को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है चाज दो आब सिक्त। दो आब, यानी ये कौन सा दो आब सेक्टर है? तो ये चाज दो आब सेक्टर है। ये कौन सा सेक्टर है? तो ये चाज दोआब सेक्टर के नाम से भी जाना जाएगा। यानी झेलम और चिनाब के बीच वाला जो दोआब है उसे क्या कहते हैं? तो इसे चाज दोआब कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चाज दो आब, देखो दो आब किसे कहते हैं? दो नदियों के मध्य स्थित भाग को दोआब कहते हैं। और यहां पर बात की जा रही है कौन सा? झेलम व चिनाब, झेलम व चिनाब, यानी कि झेलम और चिनाब जो है इसके मध्य स्थित भाग को अपन चाज दोआब के नाम से जाना जाएगा। ठीक है साथियों, देखो प्यारे बच्चों, अपन इस प्रकार से एक से आगे बढ़ेंगे। और अभी आज झेलम पढ़ी, वैसे अपन चिनाब पढ़ेंगे, व्यास पढ़ेंगे, रावी पढ़ेंगे, और भी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार की रचनात्मक क्लासों के लिए आप जय भारत ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।